इस खबर के प्रायोजक हैं दास Hyundai, आबुलेन, मेरठ। मैंने जज से कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो पत्नी बीच में बोली, तुम भी तो आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हो। इस बात पे जज हंस पड़ी और कहा कि ये केस झूठे ही होते हैं। तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। मैं केस सेटल करने के 5 लाख रुपए लूंगी। 34 साल के अतुल सुभाष का ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा। सुसाइड से पहले उन्होंने देश के जस्टिस सिस्टम और पुरुष के खिलाफ झूठे केस पर कई गंभीर सवाल उठाए, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इन्हीं सवालों के और उनके जवाबों को हम विस्तार से बताएंगे। सवाल, अतुल सुभाष की पूरी कहानी क्या है, उन्होंने सुसाइड क्या किया। जवाब, मूल रूप से बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते थे। अतुल के अलावा उनके परिवार में माता पिता और एक छोटा भाई है। सवाल, अतुल सुभाष ने अपने आखिरी वीडियो में कौन से बड़े सवाल खड़े किए। अतुल ने सुसाइड से पहले 120 मिनट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें उन्होंने 4 बड़े सवाल खड़े किए। पहला, पत्नी से प्रताड़ना। अतुल ने कहा, मैं पत्नी को हर महीने 40,000 रुपये मेंटेनेंस देता हूँ। इसके बावजूद वो बच्चे को पालने के लिए खर्च के तौर पर 2 से 4 लाख रुपये महीने की डिमांड कर रही है। मेरी पत्नी मुझे मेरे बेटे से न तो मिलने देती है न कभी बात कराती है। अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी ने यह केस सेटल करने के लिए पहले 1 करोड़ रुपये की डिमांड की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया। जब मैंने 3 करोड़ रुपये की डिमांड के बारे में जौनपुर के फैमिली कोर्ट की जज को बताया तो उन्होंने भी पत्नी का साथ दिया। अतुल ने कहा कि जज नीता कौशिक कोर्ट में करप्शन करती हैं। इनका पेशीदार माधव आम आदमी से 50 रुपये और बड़े लोगों से 500 से 1000 रुपये लेता है, तब मन मुताबिक डेट मिलती है। नीता कौशिक रिश्वत लेकर फैसला देती है। उन्होंने केस टालने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। अतुल ने बताया कि जब इस मामले को लेकर उन्होंने सास से बात की तो सास ने कहा कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। इस पर अतुल ने उन्हें जवाब दिया कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। सास ने जवाब दिया कि तुम्हारा बाप पैसे देगा, पति के मरने के बाद सब पत्नी का होता है, तुम्हारे माँ बाप भी जल्दी मर जाएंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी ज़िंदगी तेरा पूरा ख़ानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। अतुल ने अपनी आखिरी इच्छा में लिखा कि मेरे केस की सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट हो, पत्नी मेरे 100 को न छू सके, जब तक प्रताड़ित करने वालों को सज़ा न हो, मेरी अस्थियां विसर्जित न हो। यदि भ्रष्ट जज मेरी पत्नी और उसके परिजनों को कोर्ट बरी कर दे तो मेरी अस्थियां उसी अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दी जाए। मेरे बेटे की कस्टडी मेरे माता पिता को दी जाए। सवाल, दहेज प्रताड़ना के लिए क्या कानून है और उसका क्या दुरुपयोग हो रहा है। भारतीय कानून में इसके तहत दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। इसके लिए इंडियन पिनल कोड की धारा 498A के तहत केस दर्ज किया जाता है। अब नए भारतीय न्याय संहिता में धारा 85 और 86 हो गया है। 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान कहा कि महिलाएं धारा 498A का दुरुपयोग कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कभी कभी पत्नी की गलत मांगों को पूरा करने के लिए पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ IPC की धारा 498A का सहारा लिया जाता है। इसको देखते हुए कोर्ट ने पहले भी चेतावनी दी कि बिना किसी ठोस सबूत के घरेलू उत्पीड़न के आरोप किसी क्रिमिनल केस का आधार नहीं बन सकते। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि धारा 498A का दुरुपयोग कर महिलाओं ने लीगल टेरर यानी कानूनी आतंक मचा रखा है। सवाल, अननेचुरल सेक्स के लिए धारा 377 क्या है और क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है। जवाब, कोई भी व्यक्ति किसी पुरुष, महिला पर या जानवर के साथ अप्राकृतिक तौर से संबंध बनाता है तो उस पर धारा 377 लगाई जाती थी। यह एक अपराध है, इसमें 10 साल की सज़ा हो सकती है। भारतीय कानून के मुताबिक पति पर रेप का आरोप नहीं लगाया जा सकता, इसलिए कई बार अप्राकृतिक सेक्स के आरोप लगाए जाते हैं ताकि पति को बेल न मिल सके। केवल पेनिस्ट्रेशन होना ही इस तरह के केस को साबित करने के लिए काफ़ी होता है। हालांकि 2024 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने एक पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी पत्नी द्वारा लगाए गए जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपों को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज़्यादा है और वो शादीशुदा है तो पति अगर पत्नी के साथ किसी भी तरह का यौन दुर्व्यवहार करता है तो उसे रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS में अप्राकृतिक सेक्स की धारा शामिल नहीं की गई है। सवाल, अतुल सुभाष को 3 साल में 120 बार बुलाया गया, 40 बार पेशी
क्या लंबी कानूनी प्रक्रिया भी एक हरासमेंट है? अतुल के पिता पवन कुमार ने कहा कि अतुल कहता था कि सुलह कराने वाले कोर्ट में कानून के मुताबिक काम नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के नियम यहाँ भी नहीं माने जाते हैं। उसे बेंगलुरु से 40 बार जौनपुर जाना पड़ा। उसकी पत्नी उस पर एक के बाद एक केस दर्ज कराती गई। वो जरूर बहुत थक गया होगा, लेकिन उसने हमें कभी कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी दुबे के मुताबिक इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की कानूनी प्रक्रिया लंबी है। जब तक अदालती कार्रवाई का टाइम मैनेजमेंट और जजों की कमी को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। 15 दिसंबर 2023 को लोकसभा में जानकारी देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया था कि 1 दिसंबर 2023 तक देश भर की अदालतों में 5,08,85,856 केस सुनवाई के लिए बाकी हैं। इनमें से 61 लाख से ज़्यादा केस 25 हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। जिला अदालतों में 4,40,00,000 केस लंबित हैं। इनमें से 70% से अधिक मामले ऐसे हैं जो 5 साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग है। सवाल, क्या पुरुषों की आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं? जवाब, 2023 में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी ने एक याचिका दायर की। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय पुरुष आयोग की स्थापना की मांग की। यह आयोग घरेलू हिंसा के शिकार विवाहित पुरुषों के बढ़ते आत्महत्या के मामलों से निपटने के लिए काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।